नमस्कार, मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एकेडमिक काउंसलर, इग्नू। आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं BMTC 131, जिसका नाम है जो टॉपिक का नाम है अवकलन, जिसकी पहली इकाई है समुच्चय और उन पर संक्रियाएं। सबसे पहले हम समझते हैं कि समुच्चय क्या है। समुच्चय असल में एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित मतलब जिनको हम परिभाषित कर सकें, जैसे कि रियल नंबर सिस्टम में एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें समझना है कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इंटीजर का समुच्चय या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय, ये सारे समुच्चय के ही उदाहरण हैं। नेचुरल नंबर यानी कि जैसे कि इनके उदाहरण की हम बात करें, इनके एलिमेंट्स या इनके कलेक्शंस में क्या होते हैं, वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर का कलेक्शन होता है। इनमें आप किसी भी नंबर को किसी भी समय परिभाषित कर सकते हैं। कोई भी समुच्चय अपने अवयवों से ही बनता है। अवयव से मतलब यहाँ पर यह है कि जिन वस्तुओं से समुच्चय को हम परिभाषित करते हैं, उन वस्तुओं को हम एलिमेंट यानी कि अवयव कहते हैं। यहाँ पर अगर मैंने जो भी एग्जांपल लिया, नेचुरल नंबर, इंटीजर या फिर रियल नंबर सिस्टम, यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स यूज हुए, यानी नेचुरल नंबर में मैंने बात की 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, यहाँ पर 1, 2, 3 जो भी नंबर हैं, ये नंबर किसी भी समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। किसी भी समुच्चय को प्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, यह इसका एक बेसिक नियम है। उसके अवयव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का हमेशा प्रयोग करते हैं। समुच्चयों को रिप्रेजेंट या परिभाषित करने के लिए कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, जिनके बारे में आप यहाँ जान लीजिए कि समुच्चय में कभी भी कोई एलिमेंट को हम रिपीट नहीं लिखते। अगर नेचुरल नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1, 2, 3, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। समुच्चय में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, अगर उनकी क्रम संख्या 1 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया या 3 को पहले लिख दिया, तो इससे समुच्चय का प्रकार नहीं बदलता। समुच्चय अगर कोई एक समुच्चय ए है जिसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3 है और बी समुच्चय हमने लिया जिसमें 3, 2, 1 लिखा हुआ, तो ये दोनों ही समुच्चय आपस में बराबर ही होंगे, एक ही समुच्चय को निरूपित करेंगे। यहाँ पर दो समुच्चय हमारे समान कैसे कहलाते हैं, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण आपको दिया कि ए और बी समुच्चय जिसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3 है और दूसरे में 3, 2, 1 है, दोनों ही समान ही समुच्चय हैं। ऐसे ही अगर अब उनकी समानताएं हम परिभाषित करने की कोशिश करें, तो उसका नियम यही है कि दोनों में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में पहले तो बराबर होना चाहिए। जो भी एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों समुच्चय पूर्णतया एक दूसरे के बराबर है। एग्जाम्पल से भी या वेन आरेख, बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ नियम है, ऑपरेशंस हैं समुच्चयों को परिभाषित करने के लिए, जैसे कि यूनियन, जिसको हम हिंदी में सम्मिलित, इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन, और कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रतिलोम का उपयोग यहाँ पर करते हैं। इसमें से सबसे पहले हम प्रतिच्छेदन और यूनियन की बात करते हैं। यहाँ पर यूनियन का मतलब ये होता है कि अगर ए और बी हमारे पास दो डिफरेंट तरीके के समुच्चय हैं, तो इनका यूनियन का मतलब ये हो गया कि दोनों, ए में अगर 10 एलिमेंट है और बी में 10 से ज़्यादा एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन होगा। यानी ए यूनियन बी में आपके ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। प्रतिच्छेदन में क्या होता है, दोनों यूनियन से एकदम अलग हटकर प्रतिच्छेदन में ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो आपके ए और बी दोनों में कॉमन हो उनमें से, यानी कि प्रतिच्छेदन आपका एक छोटा समुच्चय यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है कि सबसेट, सुपरसेट। ये क्या होता है? सबसेट का मतलब उप समुच्चय। कोई भी समुच्चय अपने अगर हमारे पास ए और बी दो तरह के यहाँ पर समुच्चय हैं, दो डिफरेंट तरीके के समुच्चयों को उदाहरण में लेने पे से हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर हमारे पास ए और बी दो डिफरेंट तरीके के यहाँ पर समुच्चय हैं, तो ए हमारा समुच्चय बी का उप समुच्चय तब कहलाएगा अगर बी के सारे अवयव या सारे एलिमेंट ए में पहले से ही मौजूद हो। ए में उससे ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बट एक ही कंडीशन, एक ही नियम यहाँ पर है कि आपके बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ए हमारा बी का उप समुच्चय है। नेक्स्ट होता है कि अधिसमुच्चय यानी कि सुपरसेट। ये जस्ट इसका अपोजिट है।
अधिसमुच्चय से मतलब ये है कि अगर ए और बी दो समुच्चय है यहाँ पर, तो बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे और ए में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो बी से ज्यादा होगा। तब हम कह सकते हैं कि ए समुच्चय हमारा बी का अधिसमुच्चय है, यानी कि सुपरसेट है। इन समुच्चयों को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम वेन आरेख का प्रयोग करते हैं। वेन आरेख में हम सिर्फ दो तरह की आकृतियों का प्रयोग करते हैं, जो कि एक सर्किल होता है, दूसरा चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि ये एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ बात आती है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट सभी तरह के समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है, यानी कि सुपर सेट होता है। आप जितने भी समुच्चय, आपने कहा कि समुच्चय क्या होता है, कि समुच्चय एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। तो जितने भी तरह के हम सबसेट को डिफाइन कर सकते हैं, अगर उनका हम सुपर सेट लें तो वो हमें यूनिवर्सल सेट के रूप में मिलेगा। तो वेन आरेख में चतुर्भुज के आकृति में हम यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। किसी और बाकी जितने समुच्चय होते हैं, समुच्चय को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम गोले का या सर्किल का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। अगर कोई सर्किल किसी दूसरे समुच्चय को कट नहीं करता, इसका मतलब दोनों ही, इसमें परिभाषा इस तरह से दी जा सकती है, समुच्चयों को इस तरह से समझाया जा सकता है कि अगर सर्किल ने दूसरे सर्किल को कट नहीं किया है, इसका मतलब दोनों ही सर्किल या दोनों ही समुच्चय में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर एक ए और बी सर्किल दोनों ने एक दूसरे को कहीं पर भी कट किया है, इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स जरूर है जो ए और बी में कॉमन है। अगर एक कोई भी सर्किल दूसरे में पूरी तरह से समाहित है, इसका मतलब, अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे, अगर ए पूरी तरह से बी में समाहित है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में पूर्णतया प्रेजेंट है। तो वेन आरेख के की हेल्प से हम समुच्चयों को चित्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे हम बहुत सारी इसकी सर्वसमकाएं को प्रूफ कर सकते हैं बिना किसी एग्जाम्पल को लिए हुए। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है समुच्चय पे, जो कि है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को प्रेजेंट करने के लिए सपोज अगर ए और बी दो यहाँ पर समुच्चय हैं, तो बी ए का पूरक तब होगा जब हम उसे b माइनस ए से रिप्रेजेंट करें, यानी कि वहां पर ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन मुझे मिलेगा जो b में होगा बट a में नहीं होगा। b में से a के सारे एलिमेंट्स को अगर मैं डिलीट कर दूं, तो जो मुझे समुच्चय मिलेगा वो b कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट, ये कुछ समकाएं हैं, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होता है ए का, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होता है बी का। इन सबको सर्वसमिकाओं को प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अवयव मेथड से भी हम इनको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वेन आरेख बहुत अच्छा सीधा एग्जाम्पल है कि आप आकृति बनाकर यूनियन और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करके शेडेड एरिया से हम ये बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन की अगर ये एक सर्वसमिका यहाँ पर हम डिस्कस करने की बात करें पहली, कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कैसे एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी में दोनों कॉमन हो। इंटरसेक्शन अभी हमने इसका परिभाषा डिस्कस किया इंटरसेक्शन का, कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी में होंगे। अगर दोनों में कॉमन है तो हमारे इसका मतलब यही हुआ कि वो एलिमेंट्स हमारे ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। अगर ए में भी है वो एलिमेंट्स, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन हमारा यहाँ पर सबसेट बी हो गया। इसी तरह हम दूसरा यहाँ पे सर्वसमिका ए इंटरसेक्शन बी को सबसेट बी भी प्रूफ कर सकते हैं। ये तो था एग्जाम्पल अवयव मेथड। वेन आरेख से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, दो समुच्चय ए बी सी का यहाँ प्रयोग किया गया है, दो सर्किल से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरसेक्शन की बात की गई है, यानी कि दोनों सर्किल एक दूसरे को कट करेंगे, जो भी यहाँ पर उभयनिष्ठ एलिमेंट होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी हेल्प से हम इस सर्व समीका को यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म्स आता है डिसजॉइंट, जिसको हिंदी में असंयुक्त भी कहते हैं। कोई भी समुच्चय डिसजॉइंट तब होगा जब उनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। एक हम ऐसा दो समुच्चय का एग्जांपल लें ए बी सी, या तीन एक समुच्चय का अगर हमने एग्जांपल लिया ए बी सी, ए समुच्चय ऐसा होगा जो बिल्कुल भी अलग होगा, किसी दूसरे सर्किल को कट नहीं करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से भिन्न है। यानी शब्दों में हम कह सकते हैं कि ए पूर्णतया डिसजॉइंट है बी से। ये कुछ वेन आरेख यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसकी हेल्प से हम ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन यहाँ पर
डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसी समुच्चय का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए एक या एक से अधिक समुच्चय की हमें यहाँ आवश्यकता होती है। चलिए हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि हमारे पास दो भिन्न समुच्चय है ए और बी। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अभी हम ऑर्डर्ड पेयर को भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है। ये ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर से मतलब यही है कि अगर हमने दो समुच्चय लिया है ए और बी, तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट हमारा ए से फिक्स होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो बी से ही आएगा। यहाँ पर प्लेस, क्योंकि समुच्चय में हमने पहला बेसिक नियम यही सीखा अभी तक कि यहाँ पर अवयव या एलिमेंट के प्लेस वैल्यू फिक्स नहीं होती, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि एलिमेंट्स की प्लेस वैल्यू फिक्स कर दी जाती है। ये पहला ही इसका नियम है। तो अगर हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया ए बी और हम ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहला कंपोनेंट कैपिटल ए यानी कि समुच्चय ए से ही आएगा और दूसरा कंपोनेंट समुच्चय बी से ही आएगा। तो ऐसे एलिमेंट के कलेक्शन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणनफल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फलन को एक्सप्लेन करने के लिए, रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। आप आगे चलकर इसके बारे में देखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट यानी पहला कंपोनेंट एंड दूसरा कंपोनेंट फिक्स हो गया, तो आप ये समझ सकते हैं कि ए कॉमा बी कभी भी बी कॉमा ए के बराबर हमेशा, कभी भी नहीं, मैं कह सकती हूँ कि हमेशा बराबर नहीं हो सकता। कुछ स्पेशल कुछ कंडीशन में ही दोनों बराबर हो सकते हैं। कब बराबर हो सकते हैं? जब ए बराबर बी हो। आप यहाँ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल है 1 2 3 और बी एक छोटा सा एग्जाम्पल, बी मैंने एक ऐसा समुच्चय ले लिया 6 जहाँ पर दो संख्याएं हैं 4 और 6 सिर्फ, तो इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे और बी क्रॉस ए निकालेंगे। आप दोनों को कंपेयर करिए तो आप देखेंगे कि ए क्रॉस बी कभी भी इस एग्जाम्पल के लिए बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। ऐसा कब होगा? ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी एक दूसरे के बराबर, जब दोनों में ही अवयव सेम हो। तो मैंने यही कहा कुछ स्पेशल कंडीशन में ही दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज ए क्रॉस बी नीड नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। नेक्स्ट आता है, ये भी यूनियन सम्मिलित और प्रतिच्छेदन यानी कि यूनियन इंटरसेक्शन पर निर्धारित बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, जिसको हम बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं, कि यूनियन हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूटिव होता है इंटरसेक्शन पे, इंटरसेक्शन हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूटिव होता है यूनियन पे। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होगी हमेशा, चाहे वो ए बी सी कोई भी समुच्चय क्यों ना हो। यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमेशा ही ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर होगी। इसको प्रूव करने के लिए आप अवयव मेथड या एक जनरल एग्जांपल से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। वेन आरेख से आप बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होगी। इसी तरह ही हमारा कार्तीय गुणनफल यानी कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी यूनियन पे बंटन नियम को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ए यूनियन बी क्रॉस सी की वैल्यू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी भी होता है। इसको भी प्रूव करने के लिए आप अवयव मेथड या फिर कार्टेशियन इसको प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप अवयव मेथड का उपयोग करें। किसी भी समुच्चय में किसी भी इक्वलिटी को प्रूव करने का एक बेसिक नियम यही होता है कि सबसे पहले आप ये दिखाएं कि अगर इक्वलिटी दिखाना है, कोई भी सेट ए, एक बड़ा सेट ए इक्वल बी है, इसके लिए दिखाना होगा कि पहले आप दिखाइए ए सबसेट बी का है और दोबारा यही दिखा दीजिए कि ए सुपर सेट बी का है। ये दोनों ही जो कंडीशंस आपने दिखाई, अगर इनको एक साथ आप एक ही कैमरे में देखें तो आप यही कहेंगे कि यानी ये दोनों कंडीशन एक साथ तभी सेटिस्फाई होगी जब हम ए इक्वल बी कहेंगे। तो किसी भी इक्वलिटी या किसी भी रूल को प्रूव करने का अवयव मेथड यही होता है कि पहले आप सेट को सबसेट दिखाइए और देन अगेन ही आप नेक्स्ट स्टेप में आप उसको सुपर सेट दिखाइए। दोनों ही कंबाइन करके वो कंडीशन इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करने लगेगा। लास्ट नियम आता है डिमॉर्गन नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिसको उपयोग आप बुलियन अलजेब्रा गेट्स वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं। यहाँ पर हम उस नियम को देखते हैं कि क्या है। ये कहता है कि इसको प्रेजेंट करने के लिए हमें दो यहाँ पर दो समुच्चयों का उपयोग करना होता है, ए और बी।
ये कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होती है। इसी तरह इसको यूनियन पे भी डिफाइन किया गया है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी होती है। इसको प्रेजेंट करने के लिए भी हमेशा की तरह ही आप वेन आरेख या फिर अवयव मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे टॉपिक की दूसरी इकाई है जिसका नाम है फलन। फलन को समझने से पहले हमें समुच्चय और उसके बेसिक नियम, उसके ऑपरेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फलन से पहले और समुच्चय के बाद एक स्टेप और बीच में आता है जो कि कहलाता है कि रिलेशन। रिलेशन भी क्या है? ये रिलेशन कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये भी आपका एक स्पेशल तरीके का एक समुच्चय ही है, जो कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइंड है। इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है हमें फलन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम यहाँ पर बताते हैं आपको कि वो क्या है। रिलेशन, सबसे पहले तो रिलेशन है कि इसी से ही कैपिटल आर, हमने यहाँ पर अल्फ़ाबेट ले लिया है। किसी भी रिलेशन को कैपिटल आर से ही स्टैंडर्ड तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक या एक से अधिक समुच्चयों की आवश्यकता होती है। सपोज यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल में लिया है कि सपोज कैपिटल एस इज एनी सेट या एक समुच्चय है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डिफाइन करेंगे। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? एस क्रॉस एस। रिलेशन क्या कहलाता है? जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इस पे जो डिफाइन किया, इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे, ये सारे ही अपने आप में एक रिलेशन को डिफाइन करेंगे। यानी कि रिलेशन क्या है? एक लाइन में सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जिस भी सेट पे इसको डिफाइन किया जाएगा, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो अलग अलग रिलेशंस को डिफाइन करेंगे। तो एक से ज्यादा रिलेशन हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पे मिलते जाएंगे। रिलेशन कई तरीके के होते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहलाता है कि अगर कोई रिलेशन किसी सेट एस पे डिफाइंड हो और एस में 3 एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब वहां पर 1,1 2,2 एंड 3,3 ये तीनों ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अगर उस सेट में 3 ही एलिमेंट है तो उसका सेम पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 4 है तो 4,4, इसी तरह हम आगे परिभाषित कर सकते हैं कि ये सारे होने चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब यही होता है कि कोई रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन तभी कहलाता है अगर ए कॉमा बी वहां पर प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए भी वहां प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर ये नियम किसी भी एलिमेंट के लिए फेल होता है, लाइक अगर 1,2 वहां पर प्रेजेंट है और 2,1 वहां पर मिसिंग है, तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। तो ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि अगर ए कॉमा बी वहां पर है तो बी कॉमा ए जरूर वहां पर होना चाहिए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दैट सेट। लास्ट कंडीशन है दैट इज अ ट्रांजिटिव, यानी कि हिंदी में उसको हम संक्रामक रिलेशन भी कहते हैं। ये रिलेशन ये कहलाता है कि अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी और बी कॉमा सी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी को डिलीट करके जो भी आपको वर्ड मिलता है, यानी कि ए कॉमा सी भी यहाँ पर प्रेजेंट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट का एग्जाम्पल लिया है कि अगर सेट में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं और हमारे रिलेशन में 1,2 और 2,3 प्रेजेंट है, तो वहां पर 1,3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि रिलेशन हमारा संक्रामक है, अदरवाइज संक्रामक नहीं है। अब आता है लास्ट, इसको हमने क्यों डिफाइन किया ये तीनों रिलेशन को? तुल्यता संबंध को डिफाइन करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम इंग्लिश में इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। कोई रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहलाता है जब वो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों एक साथ हो। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा। आपने ये भी देखा कि ये तीनों कंडीशन आपस में एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न है, पूर्णतया इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, अब हम इस स्टेज पर आकर हम फलन को डिफाइन कर सकते हैं। इस इकाई का महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, फलन। अब हम फलन को डिफाइन कर सकते हैं कि फलन क्या है। फलन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें सेट एंड देन फिर रिलेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमने देख लिया। अब हम आते हैं फंक्शन। तो फंक्शन भी कुछ अलग चीज नहीं है, ये भी एक स्पेशल तरीके का रिलेशन ही है। रिलेशन अभी आपने देखा कि बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिलेशन, उनमें ही एक हम बस नई कंडीशन लगा देते हैं तो जिससे हमारा रिलेशन फलन कहलाने लगता है। वो कंडीशन क्या है ये देखिए। सपोज हमारे पास दो सेट है ए और बी, और हमने इस पर रिलेशन डिफाइन किया है ए टू बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ए क्रॉस बी लिया है।
तो ये रिलेशन हमारा फलन तब कहलाएगा अगर हर एक एलिमेंट जो कि ए में प्रेजेंट है इसके रिस्पेक्ट में बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर मिले। कुछ ना कुछ से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट जरूर मिले, तब हम कहेंगे कि ये हमारा रिलेशन फलन है। फलन को इंग्लिश में हम फंक्शन कहते हैं, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा स्मॉल एफ को लेते हैं। किसी भी फंक्शन को अगर हमने ए टू बी डिफाइन किया है तो वो उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि हम एफ लिखते हैं, कॉलन लगाएंगे और ए टू बी हम रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, और भी तरीके से हम इसको फलन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज ए एंड बी हमारे पास दो समुच्चय हैं, तो ये हमारा रिलेशन, ये फंक्शन तब कहलाएगा इफ फॉर एवरी एलिमेंट इन ए, अगर एक में सारे एलिमेंट के लिए बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट या यूनिक एक एलिमेंट, वहां पर एटलीस्ट कहना यहाँ पर गलत होगा, बी में एक सिंगल एलिमेंट होना जरूरी है। ए के बहुत सारे एलिमेंट बी के एक सिंगल एलिमेंट से रिलेट हो सकते हैं, बट ए का एक सिंगल एलिमेंट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता। यही इसका बेसिक नियम है रिलेशन से फलन बनाने में। जो अगर हमने फंक्शन को ए टू बी डिफाइन किया है तो हमारा सेट ए डोमेन कहलाता है और सेट बी को डोमेन कहलाता है। हिंदी में इसे हम प्रांत और सह प्रांत कहते हैं। फंक्शन में हमने यही कंडीशन दी कि हर एक एलिमेंट ए में मौजूद हर एक एलिमेंट के लिए बी में एक यूनिक एलिमेंट जरूर दिखना चाहिए। इसलिए हम आगे रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं कि बी में, यानी बी के सारे एलिमेंट पे कंडीशन नहीं है, बी में उसी एलिमेंट पे कंडीशन है जो आपके ए से रिलेटेड हो। तो ऐसे एलिमेंट जो बी में किसी न किसी तरीके से ए से रिलेटेड हैं, उन एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम परिसर या रेंज कहते हैं, जो कि हमेशा ही हमारा, जिसको हम एफ ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमेशा ही हमारा बी का सबसेट होगा। सबसेट से मतलब यही होता है कि या तो उससे छोटा सेट होगा या फिर इक्वल होगा। अब आते हैं हम कुछ स्पेशल तरीके के फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, जिसमें नंबर 1 है इंजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम वन वन फंक्शन या फिर एकेकी फंक्शन भी कहते हैं। हमने क्या किया, पहले सेट डिफाइन किया, रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन पे एक स्पेशल कंडीशन से हमने उसको फलन बताया। अब हम स्पेशल फलन को डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि अब हम जितनी भी परिभाषाएं डिस्कस करेंगे ये ऑटोमेटिक पहले से तो फलन है ही है, अब उस फलन पर भी हम कुछ स्पेशल कंडीशन लगाकर स्पेशल फलन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोई भी फलन हमारा वन वन या एकेकी फंक्शन कब होगा, इसका कंडीशन यहाँ पर देखिए। अगर फंक्शन हमारा ए टू बी डिफाइंड है तो ए के सारे एलिमेंट बी के पर्टिकुलर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट से ही रिलेटेड हो। यानी अभी तक फलन होने की कंडीशन यही थी कि ए के एक से ज्यादा एलिमेंट बी के एक सिंगल एलिमेंट से रिलेट हो सकते थे, लेकिन एकेकी में यही कंडीशन हटा दी गई है कि ए के एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से ही रिलेटेड हो सकते हैं। ए के अगर एक से ज्यादा एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हुए तो वो फंक्शन हमारा एकेकी फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट फंक्शन होता है जो कि ऑन्टो फंक्शन, जिसको हिंदी में हम आच्छादक फंक्शन भी कहते हैं। आच्छादक फंक्शन यानी ऑन्टो फंक्शन से मतलब यही है कि अभी तक सारी कंडीशन हमने सेट ए पर ही लगाई थी, अब हम बी सेट की भी यहाँ पर बात करेंगे। सपोज कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, तो वो फंक्शन हमारा ऑन्टो तभी कहलाएगा अगर बी के हर एक बी में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट कि ए के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी एलिमेंट बी का छूट ना पाए, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन हमारा आच्छादक रिलेशन है। फिगर में हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे कि चित्र संख्या 1 में कि ए में 3 एलिमेंट है, हमने 1 2 3 लिया, और बी में अगर हमने 2 एलिमेंट पी एंड क्यू लिया, तो हम देख रहे हैं कि एक नंबर 1 एक नंबर हमारा क्यू से रिलेटेड है, 2 और 3 हमारा पी से रिलेटेड है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सेट बी के जो कि 2 एलिमेंट्स वाला सेट है पी और क्यू, ये दोनों एलिमेंट एक किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हमारा ऑन्टो फंक्शन यानी आच्छादक फंक्शन है। बट क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 संख्या पी से ही रिलेटेड है, एक से ज्यादा संख्या ए में ऐसी मौजूद हो गई है जो कि बी के एक सिंगल एलिमेंट से ही रिलेटेड है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा एकेकी नहीं है। तो ये जो रिलेशन यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, ये रिलेशन ऑन्टो है बट 1 1 नहीं है। अब 1 1 ऑन्टो रिलेशन डिफाइन करने के बाद हम बाइजेक्टिव फंक्शन को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम हिंदी में एकेकी आच्छादन भी कहते हैं। डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 ऑन्टो एक साथ होता है तो वो फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन या एकेकी आच्छादन फंक्शन कहलाता है। एकेकी आच्छादन फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन की खास बात यह है कि इसका हम इनवर्स भी ले सकते हैं, प्रतिलोम फंक्शन भी इस पर डिफाइन कर सकते हैं। प्रतिलोम से मतलब अगर फंक्शन ए से बी
तक डिफाइंड है तो इसका प्रतिलोम बी से ए की तरफ डिफाइंड होगा। अगर फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं है तो कोई भी फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है तो उसका बी टू ए डिफाइंड होगा या नहीं, यह जरूरी नहीं है। तो इसकी नेसेसरी कंडीशन यही है कि यह हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि संयोजन, किसी भी दो फंक्शन को एक साथ अगर हम संयुक्त रूप से देखने की कोशिश करें तो ऐसे ऐसे तरीकों को हम संयोजन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कंपोजिशन कहलाता है, कंपोजिशन कहते हैं। कंपोजिशन को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमने मिनिमम 3 सेट का यहाँ पे प्रयोग किया है कि सपोज एफ अगर एक फंक्शन है ए से बी का, पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए, और जी हमारा दूसरा फंक्शन है जो कि बी से सी की तरफ डिफाइंड है, तो इसका कंपोजिशन फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, वो यहाँ से बी आपका हट जाएगा, बी फंक्शन डायरेक्टली ए से सी की तरफ डिफाइन हो जाएगा। ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। प्रतिलोम फंक्शन, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि प्रतिलोम फंक्शन क्या होता है, इसको हम एफ इनवर्स से, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी तक हमारा डोमेन एंड को डोमेन, जो कि हमने पहले ही फलन की डेफिनेशन में देखा कि फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमेशा फंक्शन डोमेन से को डोमेन की तरफ हम डिफाइन करते हैं। फिर अगर फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होता है तो हम उसका प्रतिलोम यानी कि इनवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि बी से ए की तरफ डिफाइंड होगा। इनवर्स को हम जैसे कि फंक्शन को स्मॉल एफ से डिफाइन करते हैं, इनवर्स डिफाइन करने के लिए हम टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं वो हमारा एफ इनवर्स होता है। नेक्स्ट फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन, जिसको द्विआधारी संक्रिया भी कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक स्पेशल तरीके का फंक्शन होता है जिसमें हमारा डोमेन और को डोमेन फिक्स होता है। सपोज इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम एक सेट की जरूरत पड़ती है। सपोज ए हमारा कोई समुच्चय है और हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे तो ये ऑपरेशन हमारा इसके लिए हमें कार्तीय गुणनफल को भी समझना जरूरी है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा जो डोमेन होगा वो फिक्स होगा, वो ए क्रॉस ए ही होगा, और ये फंक्शन जो डिफाइंड होगा इसका जो को डोमेन होगा वो ए पर ही खत्म होगा। यानी कि स्टार एक फंक्शन है जो कि ए क्रॉस ए से शुरू होगा और ए पर खत्म होगा। ऐसे फंक्शन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन की कुछ अपनी के नियम है जो कि इस तरह से यहाँ पर डिफाइन है, जिनका नाम है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई भी आपका ये बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट एस पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तब करेगा अगर उस सेट के दो एलिमेंट हमने ए और बी लिए और हम उसको स्टार पे ऑपरेट करते हैं, यानी कि ए स्टार बी को हम एनालाइज करते हैं कि वो हमें वैल्यू क्या मिलेगी। अगर वो वैल्यू जो भी कुछ सी वैल्यू मिलती है उस अगेन उस सेट ए में बिलोंग करती है तो हम कहेंगे कि हमारा सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज हम कहेंगे कि सेटिस्फाई नहीं करता। कम्यूटेटिव का मतलब यही होता है कि इसको प्रेजेंट करने के लिए हमें दो एलिमेंट की जरूरत है। सपोज ए और बी दो डिफरेंट एलिमेंट है किसी भी सेट एस के, तो ये हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है अगर ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए होगी फॉर एवरी ए और बी बिलोंग्स टू दैट सेट ए। अगर ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीन डिफरेंट एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। सपोज ए बी सी हमने तीन डिफरेंट एलिमेंट लिए और इसको हम चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओवर सेट ए कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हमें यह नियम देखना होगा कि ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी की वैल्यू ए स्टार ब्रैकेट स्टार बी स्टार सी के बराबर है या नहीं। आप ये कह सकते हैं कि ये यूनियन इंटरसेक्शन पे भी हमने इस समीकरण को देखा था कि वहां पर जो हमने यूनियन इंटरसेक्शन पे प्रूफ किया उसी को हम यहाँ स्टार पे ऑपरेशन यानी कि बाइनरी ऑपरेशन पे देख रहे हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन कुछ और नहीं, ये आपका एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, या यूनियन या इंटरसेक्शन भी हो सकता है। अब हम आते हैं तीसरी इकाई पर। तीसरी इकाई हमारी है द्विविमीय निर्देशांक पद्धतियां। किसी भी रियल नंबर सिस्टम को या को एक सिंगल डायमेंशन में या टू डायमेंशन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले चित्र में आपको एक सिंगल लाइन दिख रही है जो कि यहाँ पर ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ हमारा मूल बिंदु होता है। ओ से एक्स की तरफ हम पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक समान दूरी पर एक दो तीन नंबर को रखते चले जाते हैं अप टू इनफाइनाइट तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये रेज है, रेज यही रिप्रेजेंट करता है कि ये लाइन कभी खत्म नहीं हो रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है।
ओ एक्स डैश का मतलब यही होता है, ये जस्ट अपोजिट साइड ओ एक्स होता है, यानी इधर हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 1 2 3 को हम समान दूरी पर रखते चले जाते हैं, उतनी ही दूरी पर जितना कि हमने लेफ्ट और राइट लेफ्ट साइड में रखा है। इधर भी आपने देखा कि एरो बना है, एरो यही रिप्रेजेंट करता है कि ये लाइन कभी भी खत्म नहीं हो रही है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। इस लाइन पर हम रियल नंबर में जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, सारे नंबर्स को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे फिगर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल के साथ एक वर्टिकल लाइन भी हमने ले लिया है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल लाइन हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी समतल को 4 भागों में डिवाइड कर दे रहा है। यहाँ पर ओ एक्स और ओ वाई किसी भी नंबर के पॉजिटिव टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ओ वाई डैश एंड ओ एक्स डैश किसी भी नंबर के नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओ एक्स का मतलब यही होता है कि ओ एक्स और ओ वाई के अगर हम कोई भी हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया एक्स और वाई, अगर उन दोनों नंबर्स के साइन पॉजिटिव होते हैं तो वो हमारे ओ एक्स एंड ओ वाई के पार्ट में रिप्रेजेंट होंगे। हम ऐसे कह सकते हैं कि हम इस 2 लाइन ने समतल को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, जिनको हम चतुर्थांश कहते हैं। पहला जो ओ एक्स ओ वाई है ये प्रथम चतुर्थांश है, वाई ओ एक्स डैश है ये द्वितीय चतुर्थांश है, एक्स डैश ओ वाई डैश ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, वाई डैश ओ एक्स ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में वही सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनके दोनों साइन पॉजिटिव हो। द्वितीय चतुर्थांश में वो एलिमेंट्स आएंगे जिसका एक्स निर्देशांक हमारा निगेटिव हो, वाई निर्देशांक हमारा पॉजिटिव हो। तृतीय चतुर्थांश में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसका एक्स और वाई दोनों निर्देशांक निगेटिव हो, और चतुर्थ चतुर्थांश में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका एक्स निर्देशांक पॉजिटिव हो और वाई निगेटिव हो। ये हमने चतुर्थांश में इसको दिखाया है कि किस तरह से एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ने समतल को 4 पार्ट में किस तरह से डिवाइड कर दिया है। अब हम इस टू डायमेंशनल यानी कि 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में कैसे हम रेखा के समीकरण को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप ये देखिए। तो सबसे सिंपल रेखा पहले ये देखिए कि अगर हमने किसी एक्स एक्सिस से पैरेलल किसी लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा। पहले तो इस रेखा की हम खास बात को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये रेखा है क्या। इस रेखा की खास बात यही है कि आप किसी भी एक्स पर किसी भी जगह पर कोई एक पॉइंट बनाए, तो वहां से अगर आपने वर्टिकल लाइन खींचा तो वर्टिकल लाइन के बीच की दोनों वर्टिकल लाइन ये आपका पैरेलल लाइन ऊपर एक्स के पैरेलल जो भी एल लाइन है उसको कहीं ना कहीं पर कट करेगी, और कट करेगी तो उस बिंदु से एक्स एक्सिस पे जो आपने बिंदु सेलेक्ट किया है उसके बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आप ऐसा किसी और ओ एक्स डैश साइड में भी बिंदु लेकर आप चेक कर सकते हैं कि आप ओ एक्स डैश में एक दूसरा बिंदु लीजिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, वो वर्टिकल लाइन एल पर कहीं ना कहीं कट करेगी और दोनों के बिंदु के बीच की दूरी देखिए तो वो फिक्स है। तो इस ऐसी लाइनों में आपने देखा कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम जितना जितना आगे कट कर रहे हैं पर्टिकुलर बढ़ रही, बट वाई की वैल्यू फिक्स है कि वो पॉइंट ए पर ही कट कर रहा है। तो यानी कि ओ से लेकर ए की दूरी जितनी भी है आपने किसी भी बिंदु पर चेक किया वो उतनी ही है, चाहे वो पी बी यहाँ पर दिखाया जा रहा है या पी डैश बी डैश ही क्यों ना हो। तो ऐसे लाइनों को हम y इज इक्वल टू 2 कह सकते हैं कि ये हमारी जो पूरी लाइन जो एक्स एक्स से समांतर है ये y इज इक्वल टू 2, अगर ये 2 यूनिट पे कट है तो y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अगर हम यही एक्स एक्स वाई एक्सिस के पर्टिकुलर समांतर कोई रेखा हमने ड्रॉ किया और वो 3 यूनिट पे, मान लीजिए वो 3 यूनिट पे कट करके एक्स को 3 यूनिट पे कट करके जा रहा है, तो हम अगर वाई से किसी बिंदु से उस रेखा समांतर रेखा की दूरी चेक करेंगे तो हर जगह पर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक दूरी 3 यूनिट ही होगी, और ऐसी रेखाओं को एक्स इज इक्वल टू 3 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो है रिप्रेजेंट करने का तरीका। नेक्स्ट आता है प्रवणता, यानी कि ये सपोज अब इस बार रेखा ने समांतर नहीं कट किया है, किसी भी एंगल से कट किया है। अगर वो किसी भी एंगल से कट करेगा तो वो एक्स एक्सिस पे किसी ना किसी बिंदु पे कट करेगा,
तो उस रेखा और एक्स एक्स के बीच का जो कोण होगा उसको हम यहाँ पर प्रवणता से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। उस एंगल का मतलब m की जो वैल्यू होगी वो अगर एंगल अल्फा है तो इस m की वैल्यू यहाँ पर प्रवणता की वैल्यू tan अल्फा होगी। और इस इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो हमारा जो अल्फा एंगल पर एक्स एक्सिस पे कट करती है, इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम इक्वेशन लेंगे वो होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर c हमारा एक्स एक्स पे कटा हुआ अंतःखंड होगा। ठीक है, m क्या है, इज इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस पे लाइन द्वारा बनाया हुआ कोण। अब ये एक दूसरा यहाँ पर 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, एक ऐसी इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 2 बिंदुओं से होकर जाती है, जिसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देखिए। सपोज अगर P और Q 2 पॉइंट है, जो कि Q आपका प्रथम चतुर्थांश में प्रेजेंट है, P हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में प्रेजेंट है, तो इससे होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन होगा। ये था इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि 2 बिंदुओं से होकर गुजरेगी। अब हम आते हैं फलन के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक हम यहाँ पर इससे पहले हमने फलन अच्छे से पढ़ा। फलन को भी हम इस 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं, जो कि अभी आपने दो तरह की वहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी, 1 एंड ऑन्टो। 1 एंड ऑन्टो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा एग्जाम्पल से ही नहीं, हम यहाँ पर चित्र के रूप में भी उसको देख सकते हैं कि सपोज यहाँ पर जैसे चित्रित किया गया है कि एक फलन बनाया गया है y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, जो कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x फंक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम ये चेक करें कि ये 1 है या ऑन्टो है कि नहीं, तो इसके लिए देखने का, सब चित्र के रूप में देखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, यानी कि एक रैखिक समीकरण खींचते हैं, कि एक रेखा खींचते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये रेखा फलन को एक से ज्यादा बिंदुओं पे कट कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो भी हमारा फंक्शन है ये 1 नहीं है। यानी 1 होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अगर जितने भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने कोई भी कहीं पर भी लाइन खींची, कितने भी पास और कितने भी दूर हमने कोई भी समांतर हमने लाइन अगर कट खींचा है, तो वो उस फलन को एक और सिर्फ एक ही जगह पर कट करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा एक ही है। अगर आच्छादक कैसे चेक करेंगे, चेक करने का भी तरीका यही है कि हम यहाँ पर सर्च करेंगे कि क्या एक्स एक्सिस से समांतर क्या कोई एक ऐसी रेखा यहाँ पर खींची जा सकती है जो फलन को कहीं पर भी ना कट करे। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन्टो नहीं है। तो यानी कि ऑन्टो होने के लिए हमें ऐसी कोई भी समांतर रेखा नहीं मिलनी चाहिए जो फंक्शन को कहीं पर भी कट ना करे। ऑन्टो होने के लिए हर एक समांतर रेखा फलन को एटलीस्ट एक बार जरूर कट करना चाहिए। तो ये था चित्र में हम कि कैसे हम किसी फलन को एकेकी या आच्छादक या बाइजेक्शन हम उसका कैसे दिखा सकते हैं। चित्र से ही हम समझ सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल या प्रतिलोम इसका प्रेजेंट है या नहीं। अब आता है किसी भी निर्देशांक को हम किसी भी नंबर को हम 2 डायमेंशन में और भी कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। इसमें ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं, ये r और थीटा से डिफाइंड होते हैं। ये स्मॉल r और थीटा लेते हैं, जिसमें स्मॉल r क्या होता है, सपोज p कोई पॉइंट है समतल में जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है, सपोज p कोई पॉइंट है जिसको हमें समतल में देखना है कि इसकी प्रेजेंटेशन कहाँ है ध्रुवीय निर्देशांक के अंतर्गत। तो p से लेकर मूल बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, वो p जो पॉइंट है जिसका हमें यहाँ पर प्लेस वैल्यू देखनी है, उससे जो मूल बिंदु के जो बीच की दूरी होती है उसको हम रेडियल डिस्टेंस कहते हैं, और यहीं से स्मॉल r लिया गया है। इसको हम इस डिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रेडियल डिस्टेंस जो भी एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है, उस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो पॉइंट है जो पॉइंट P है, उस P के निर्देशांक x और y हैं, तो इस r की वैल्यू √x² प्लस y² होती है, जिसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही फेमस प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। P की प्लेस वैल्यू अगर x, y है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में, तो वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा y होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा x होगी। यह एक समकोण त्रिभुज को बनाता है।
समकोण त्रिभुज में अगर आपका लंब y है, आधार x है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई जानने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं, और ये तिर्यक ऊंचाई r है तो r स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी, जो कि हम r की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने डायरेक्टली यहाँ पर आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आता है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में बेस एंगल अगर थीटा है और इसका लंब y है, आधार x है, तो tan थीटा की वैल्यू y अपॉन x होगी, और यहीं से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन x है। तो हम किसी भी टू डायमेंशनल यहाँ पर निर्देशांक किसी भी संख्याओं के युग्म को अगर एक्स वाई के फॉर्मेट में दिया है तो हम उसको डायरेक्ट ही ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में हम उसे चेंज कर सकते हैं, जहां पर आर और थीटा की वैल्यू ये निम्नलिखित होगी। ये वहां पर इसी का एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमने एक्स एंड वाई को आर एंड थीटा के फॉर्मेट में किस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ एक्स एंड वाई हमारा कार्तीय निर्देशांक है और आर एंड थीटा हमारा ध्रुवीय निर्देशांक है, जिसको हम डायरेक्टली आर थीटा से एक्स एंड वाई पे जा सकते हैं एंड एक्स वाई से डायरेक्टली हम आर थीटा पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने चौथी इकाई पे, जो कि है समरिक संख्याएं। समरिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले सबसे पहले आपको रियल नंबर सिस्टम यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जितने भी सबसेट आपने कितने भी आपने नंबर सिस्टम में जितने भी सबसेट सुने होंगे, या कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे रियल नंबर सिस्टम्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि रियल नंबर सिस्टम से बिल्कुल अलग हों। ऐसे नंबर्स, इनकी डेफिनेशन यही है कि ऐसे नंबर जो रियल नंबर ना हो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। इनको हम हमेशा आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। अब इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करने के बाद अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये एक रियल नंबर का एक्सटेंशन है विद रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी नंबर। अगर हमने रियल नंबर सिस्टम में इमेजिनरी नंबर को ऐड कर लिया तो हमारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। या आप सीधे साधे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रियल नंबर का अधिसमुच्चय है, यानी कि सुपरसेट है। ऐसे भी कह सकते हैं कि क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है वो x प्लस आई वाई होता है, जहां पर x और y हमारा रियल नंबर होता है, i हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, और इसकी वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। i को हम जिस भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे वो नंबर हमारा इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो हम ये कह सकते हैं सीधे साधे शब्दों में कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का एडिशन या जोड़ है। जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो रियल और इमेजिनरी नंबर का जोड़ होगा। तो रियल, पहले हमें इमेजिनरी नंबर डिफाइन करना होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या है। वो ऐसे नंबर जो रियल नंबर नहीं है वो हमारे इमेजिनरी नंबर होंगे। इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करने के लिए हमें टू डायमेंशनल यहाँ पर कार्तीय रिप्रेजेंटेशन का यूज करना होता है, जिसमें हमारा जो हॉरिजेंटल एक्सिस एक्स एक्सिस है उसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। और ऐसे प्लेन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लेन अब कार्तीय रिप्रेजेंटेशन ना कहला के एक आर्गन प्लेन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन को अब हम इमेजिनरी लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, ध्रुवीय रिप्रेजेंटेशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे कि हम रियल नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया था कार्तीय रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से, ध्रुवीय रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम कार्तीय रिप्रेजेंटेशन यानी आर्गन प्लेन में और ध्रुवीय प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तरीका लगभग वही कि सपोज हमारा p कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, p कॉम्प्लेक्स अगर नंबर है तो वो x प्लस आई वाई, अगर हमने उसका नंबर उसका स्टैंडर्ड तरीका रिप्रेजेंट करने का x प्लस आई वाई ही होता है, तो अगर वो x प्लस आई वाई है तो उसके निर्देशांक टू डायमेंशन में क्या होगा? वो x, y होगा।
अब क्योंकि वर्ग एक्स कॉमा वाई है, अब उसको हमें आर थीटा में कन्वर्ट करना है, तो आर की वैल्यू वही पुरानी, वही एक्सप्लेनेशन वही है कि आर की वैल्यू क्या है, वो रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट पी। पी और क्यू ओ के बीच का जो भी रेडियल डिस्टेंस होगा वही हमारा यहाँ पर आर है। और ये रेडियल डिस्टेंस एक्स एक्सिस यानी वास्तविक अक्ष के साथ जो भी हमारा एंगल बना रही है वो यहाँ पर थीटा कहलाता है। तो ध्रुवीय निर्देशांक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में यही है आर थीटा, जिसकी वैल्यू हम पुरानी जैसे कि हमने पहले ही देख रखा है कि रियल नंबर सिस्टम में हम कैसे निकालते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आर की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके हम निकाल लेते हैं और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स करके निकाल लेते हैं। यही तरीका है यहाँ पर भी निकालने का। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए या कॉम्प्लेक्स नंबर पे कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं उसको आइए देखें यहाँ पर। तो 4 यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीके के यहाँ पर ऑपरेशन होते हैं, जो कि आपका है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्योंकि मैंने पहले ही आपको लाइन कोड कर दी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को का स्टैंडर्ड फॉर्म z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ही होता है, या अगर ए बी के फॉर्मेट में आप जानना चाहें तो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी ही होता है, या शब्दों में आप कहें कि z इज इक्वल टू रियल नंबर प्लस आयोटा इंटू दूसरा रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर के फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट करना होता है। अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन में यही रूल है कि रियल नंबर हमेशा रियल नंबर से ही ऐड होगा और इमेजिनरी नंबर हमेशा इमेजिनरी नंबर से ही ऐड होगा। सब्सट्रैक्शन में भी रियल नंबर से ही माइनस होगा और इमेजिनरी नंबर से ही माइनस होगा। डिवीजन में अगर आप देखें तो अगर a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी लिखा हुआ है तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। और इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर आप रियल नंबर सिस्टम में आपको परमेयीकरण नियम याद है तो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमेशा जो डिनोमिनेटर में c प्लस आई डी अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके c माइनस आई डी करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके इसको कैपिटल ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो डिवीजन में हमेशा हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कि इसको हम a प्लस आई बी या c प्लस आई डी के फॉर्मेट में छोड़ दें, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने, कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रियल नंबर से इस प्रकार भी भिन्न है कि रियल नंबर में हम हर एक नंबर को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। इक्वलिटी इनइक्वलिटी दोनों चीज वहां पर डिफाइंड है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि यहाँ पर इक्वलिटी तो डिफाइंड है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो सकते हैं, बट दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। तो इनइक्वलिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आता है ये डे मॉयर प्रमेय। इसका बहुत अच्छा यूज है कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर को निकालने के लिए। आप इसका पहले रिजल्ट हम देखते हैं कि क्या है। किसी भी n कोई भी सपोज n कोई नंबर है सेट ऑफ इंटीजर में, तो किसी भी कोड थीटा के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर n की वैल्यू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगी, यानी कि जो पावर रहेगा वो हमेशा थीटा में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा यूज यही होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कितना भी पावर निकालना हो, यानी कि जैसे कि 1 + 2i दे रखा हो, हमें इसे कहा जाए इसका स्क्वायर रूट निकालिए या इसका स्क्वायर निकालिए या इसकी 10th पावर निकालिए, तो मैन्युअली निकालने में हमारा बहुत समय व्यर्थ होगा। डे मॉयर प्रमेय से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हमें आर की वैल्यू निकालनी होगी जो कि √x² + y² होती है, थीटा की वैल्यू निकालनी होगी जो कि tan इनवर्स y अपॉन x होती है, और जितने भी पावर हमें लेना होगा हम पावर को डायरेक्टली, आपने देखा कि कोड में थीटा में मल्टीप्लाई हो जाता है, हमें विदिन 2 और 3 लाइन हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर को निकालने के लिए। अब आते हैं हम अपने 5वीं इकाई पे, जो कि हमारा है बहुपद समीकरण और उनके हल। किसी भी रेखीय समीकरण, किसी भी आपको यहाँ पर अगर देखें तो रेखीय समीकरण जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल, समीकरण से पहले मुझे पॉलिनोमियल के बारे में माफ कीजिएगा कहना चाहिए कि रेखीय बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब यही है कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें अगर कोई वेरिएबल x y z हमने ले रखा है, या एक लीनियर की बात की है यानी एक सिंगल वेरिएबल ले रखा है, तो इसका पावर हमेशा मैक्सिमम 1 ही हो सकता है।
जैसे कि यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ax प्लस बी हमने लिया है, तो यहाँ पर x का पावर क्या है और कोई भी यहाँ पर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, x ही है, x का पावर क्या है यहाँ पर 1 है, इसीलिए ये हमारा रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। a और b यहाँ पर क्या है, ये दोनों रियल नंबर के एलिमेंट है, जो कि हमने यहाँ पहले ही दिखा दिया है कि वो आर के एलिमेंट है। इसके लीनियर होने की सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट यानी a है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी जो मैक्सिमम घात का जो भी वहां पर समीकरण रैखिक बहुपद प्रेजेंट होगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर b आपका जीरो हो सकता है, यानी ax आपका सिंपल एक रैखिक बहुपद को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट a को हम जीरो नहीं ले सकते। अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशन पे। तो कोई भी पॉलिनोमियल हमारा इक्वेशन तब कहलाता है जब हम राइट हैंड साइड में वैल्यू देना शुरू करें, यानी इक्वल टू हम जीरो या कुछ भी वैल्यू देना शुरू कर दें। तो पॉलिनोमियल ax प्लस बी है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल ये है। अगर हम लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण की बात करें तो ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हमारा रैखिक समीकरण यहाँ पर है। कंडीशन वही कि a और b हमारा रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए और x का कोफिशिएंट a जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ तो ये हमारा यहाँ पर b इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो कि ये कांस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा। तीसरा नियम यह है कि रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। ऐसी वैल्यू x की ऐसी वैल्यू जो इस रैखिक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या सेटिस्फाई करने का मतलब यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ax प्लस बी की वैल्यू एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू जीरो से मैच कर जाती है, ऐसे सॉल्यूशन जो भी होंगे उसका कलेक्शन हमारा कहलाता है कि वो इस रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन है, या फिर मूल है, या फिर इंग्लिश में हम उसको रूट भी कहते हैं कि उसका रूट है। अब कितने रूट एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में भी यहाँ हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी एक प्रमेय है कि रैखिक समीकरण ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जिसमें a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, का केवल एक ही सोल्यूशन होता है। वो सोल्यूशन क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसको हम एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकते हैं। तो किसी भी रैखिक समीकरण का जो भी सोल्यूशन होगा वो हमारा होगा माइनस बी अपॉन ए। अब आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि हमने a की वैल्यू नॉन जीरो क्यों ली। अगर हम a की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो आप देखिए x की वैल्यू माइनस बी अपॉन जीरो, जो कि इसको इनफाइनाइट यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर देगा, माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पर परिभाषित नहीं है। तो नेक्स्ट आपने रैखिक समीकरण के नेसेसरी कंडीशन को यहाँ पर आपने देख लिया कि a की वैल्यू जीरो हम नहीं ले सकते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। अब हम आते हैं द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अगेन पॉलिनोमियल मैंने लिया है तो यानी कि सिर्फ मैं एक्सप्रेशन की बात करूंगी यहाँ पर, जो कि है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्योंकि ax स्क्वायर ही यहाँ पर x की घात क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम घात 2 है, तो यही ax स्क्वायर ही टर्म ये अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने गुणों को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है कि ये द्विघात बहुपद है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर है कि इसका कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है, अगेन यहाँ पर कंडीशन ये हो कि a शुड नॉट बी जीरो, a जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने a जीरो कर दिया तो यहाँ पर मैक्सिमम x की घात 1 हो जाएगी, जो कि इसको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर देगी, तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। तो सिंपल कंडीशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा एक द्विघात बहुपद है, जहां पर a की कंडीशन यही है कि a जीरो नहीं हो सकता, a और b और c ये तीनों ही रियल नंबर सिस्टम में बिलोंग करेंगे, b और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू हम जीरो या किसी नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन में हमेशा राइट हैंड साइड की वैल्यू जीरो से ही हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि अगर हम शब्दों में कहें कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जहां पर a b c हमारा रियल नंबर से आएगा और a की वैल्यू हमारी नॉन जीरो होनी चाहिए। अब हम इसके मूल और इसके रूट की बात करते हैं। रैखिक में हमने देखा कि उसके रूट हमारा सिंगल ही रूट है, लेकिन द्विघात में हमारे रूट कितने आएंगे वो देखिए। इसको द्विघात में रूट निकालने के लिए सबसे अच्छा सबसे फेमस रूल है श्रीधराचार्य रूल, जो कि स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद पे ही या द्विघात समीकरण पे ही आधारित है। ये हमारा जो भी हमने यहाँ पे आपको समीकरण बताया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
और इसके मूल निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य का रूल का इस्तेमाल करते हैं, और श्रीधराचार्य रूल से अगर डायरेक्टली हमें मूल की वैल्यू देखनी होती है, वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर भी आप ये इसका मूल है प्लस माइनस लिखा हुआ, यानी इसका एक मूल है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा मूल है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप इन दोनों मूलों में अगर आप देखें तो आप यही सही रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ए की वैल्यू हमने जीरो क्यों नहीं ली। अगेन वही कंडीशन कि अगर डिनोमिनेटर में हमने जीरो ले लिया तो ये हमारे जो मूलों को है वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर पहुंचा देगा, यानी कोई हमें वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। तो ये एक सिंपल कंडीशन है कि ए की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। ये कुछ उदाहरण है द्विघात समीकरण को सरल करने का या उनको उनके मूल निकालने का। उसको यहाँ पर देखिए, पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर इसको हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 1 है, राइट हैंड साइड में 0 है, यानी और यहाँ पर x की मैक्सिमम घात 2 है, यानी ये द्विघात समीकरण है। इसका मूल निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य रूल से डायरेक्ट अगर हम इसका फॉर्मूला यूज करें तो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके देखी, पहली आई है 2 प्लस रूट 3 एंड दूसरी आई है 2 माइनस रूट 3। दूसरा समीकरण, ये बहुत ही तीनों समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके रिजल्ट आप जरा ध्यान दीजिएगा कि 4x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 20x। अब ये मानक रूप में नहीं दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वल टू में x का पहला घात एक घात पहुंच चुका है, तो हम इसे मानक रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे अगर कंपेयर करेंगे तो हमें मिलता है a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -20 एंड c की वैल्यू 25। इससे हमें जो रूट मिलेंगे वो रूट हैं 5/2 और दूसरा भी सेम ही मिला हमें 5/2, यानी कि दोनों मूल यहाँ पर बराबर मिले हैं। तीसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4t इज इक्वल टू 0। ये हमारा मानक रूप में प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -10 एंड c की वैल्यू 40 मिलती है, और इसका जो मूल निकला है वो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में मूल मिला है। पहले मूल है 5 प्लस आई अंडर रूट 15 और 5 माइनस आई अंडर रूट 15। तो आपने तीन तरह के यहाँ पर द्विघात समीकरण देखे, जिसमें पहले में हमें दो डिफरेंट रियल नंबर रूट मिले, दूसरे में हमें दो इक्वल रूट मिले, और तीसरे में हमें दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट मिले। तो ये चीजें हमें कैसे पता चलेगी, समीकरण को देखकर हम इसको ऐसे भी पता कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा तरीका है विविधकर को जानकर। किसी भी द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होता है, वो उसके मूलों के नेचर या मूलों के स्वभाव के बारे में बताता है। अगर आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आपके ये मूल है, तो इसका विविधकर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी तो हम मूलों को बिना निकाले ही बता सकते हैं कि मूल हमेशा वास्तविक निकलेंगे, रियल नंबर निकलेंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने चेक कर लिया और वो वैल्यू 0 आती है, तो हम कहेंगे कि ये वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे, जैसा कि आपने इक्वेशन नंबर 2 में देखा। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की तीसरी एक ही कंडीशन बची लेस देन 0, अगर ये होती है तो हम कहेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट हमेशा अलग अलग ही होते हैं। तो द्विघात में दो रूट होंगे, उनकी तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपने विविधकर के रूप में देख लिया। नेक्स्ट, अब बहुपद समीकरण को भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी रैखिक समीकरण देखा, उसमें x की घात 1 थी। द्विघात समीकरण देखा, उसमें x की मैक्सिमम घात 2 थी। इसी तरह त्रिघात समीकरण क्या होगा, उसमें x की 3 घात होगी, और इससे ज्यादा 4, 5 और अप टू n हम जनरलाइज इसको कर सकते हैं। तो n घात वाले समीकरण को हम एक बहुपद समीकरण या पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। इक्वल टू 0 कर देने पर यही पॉलिनोमियल हमारा इक्वेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो जाता है। इनके मूलों का कैसे, हम मूल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये एक पैटर्न फॉर्मेट में होता है कि अगर हमारा द्विघात समीकरण होता है तो द्विघात समीकरण में मूलों का जो योगफल होता है उसको माइनस बी अपॉन ए कहते हैं। मूलों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको सी अपॉन ए से रिप्रेजेंट करते हैं।
त्रिघात में यही आप समझिए, त्रिघात पहले तो स्टैंडर्ड समीकरण क्या होगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, और यही कंडीशन की जो मैक्सिमम घात एक्स क्यूब है उसका कोफिशिएंट ए नॉन जीरो यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर जो मूलों का योगफल होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा, मूलों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो माइनस डी अपॉन होगा, ए अपॉन होगा, और क्योंकि यहाँ पर तीन मूल दिए गए हैं तो इनके दो एक तीसरा तरह का रिप्रेजेंटेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अगर तीन तरह के अल्फा बीटा गामा मूल हैं तो ये भी होगा, और इसकी वैल्यू सी अपॉन ए होगी। इसी तरह से हम चतुर्थ घात और पंचम घात और nth घात के समीकरण के मूलों को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये है आपका विविधकर, जो कि n घात के समीकरण को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन है। तो विविधकर आपने देख लिया कि विविधकर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी समीकरण या किसी भी द्विघात त्रिघात या बहुपद समीकरण के मूलों की प्रकृति को बताने के लिए। धन्यवाद।